Ninth class, in this video we will discuss a question paper. This is a half yearly exam of a school. So आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है. यहाँ है सेट ए क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स एंड टाइम इज़ 90 मिनट्स. तो इसमें 40 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के जिसको आज हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को. मैं साथ के साथ आपको इनके कॉन्सेप्ट से बताता रहूँगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से रिलेटेड है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 + √3. तो ये जो है ये हमारा है चैप्टर नंबर 1 से. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये नंबर रेशनल बन जाए. ठीक है, तो रेशनल बनाने के लिए हम इसको क्या करें, हमारे पास है 2 + √3. दिस इज़ द नंबर विच वी हैव 2 + √3. अब इसको मुझे बनाना है रेशनल, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 - √3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि क्या ये रेशनल बन जाएगा. क्योंकि हमारे जो 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन है 2 - √3, दूसरा है √3, 2 + √3 एंड 3 + √3. तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है a + b a - b. दिस इज a² - b². 2² इज़ 4, √3² इज़ 3, दैट इज़ 1. तो ये तो हमें रेशनल नंबर मिल गया. ठीक है, सीधा ही मिल गया, तो हमें इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1. 2 - √3 इज़ द राइट आंसर. ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें बाकी ऑप्शंस को भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. एक्चुअली देखिए, हमने जो रेशनलाइजेशन सीखा है उसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर सभी में डिवाइड के अंदर होता था. ठीक है, तो इसको आपको रेशनलाइज ही करना है. सिंपल से कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जो हम अभी तक करते आए हैं, इसके अंदर आपको बस बताना है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. तो आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा. तो टर्मिनेटिंग के लिए हमने कंडीशन की थी कि डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. अगर इसके अलावा कोई और नंबर हुआ तो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, दिस इज 1/7. तो नॉन टर्मिनेटिंग है 1/3, नॉन टर्मिनेटिंग 3/5. दिस इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 3/5. ओके, 17/3 इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन है सभी के सभी रेशनल नंबर ही, क्योंकि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 + √3 एंड √3 इज इक्वल टू. हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो वी हैव 2 √3 + √3. अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों टर्म में से हम √3 को कॉमन ले सकते हैं. तो √3 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1. जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है. यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 2 + 1 3, और ये हमारे पास आ गया 3 √3. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 3 √3. क्वेश्चन नंबर 3 √3. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट -3, 5 लाइज इन. तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 में से, दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो -3, 5, तो इसके लिए हमने ग्राफ किया था कि इस तरह से हम एक ग्राफ शीट को बनाते हैं. दिस इज आवर, लेट अस से दिस इज आवर ग्राफ शीट. तो यहाँ पर x होगा, x माइनस, एंड y माइनस. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड x पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव. सेकंड वाले में x नेगेटिव, y पॉजिटिव. थर्ड वाले में x नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव. एंड फोर्थ वाले में x पॉजिटिव बट y नेगेटिव. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू है -3, 5. तो -3, 5, पहले वाला नंबर होता है x, दूसरा होता है y. तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट. तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5, -2 फ्रॉम x एक्सिस. तो हमें x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है 5, -2 का. तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 एंड -1 -2, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. ये पॉइंट होगा यहाँ पर. मैं इसको एक बार इरेज करके हम इसको दोबारा से बनाते हैं.
दिस इज आवर ग्राफ शीट। तो 1 2 3 4 5 -1 -2, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 5, -2। तो अब आप मुझे बताइए कि x एक्सिस से कितना दूर है। तो आंसर है कि इसका ये डिस्टेंस है x एक्सिस से दूर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 2 यूनिट्स। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो y वाले का आंसर y जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 यूनिट्स, 2 यूनिट ये उससे दूर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है a, -12 इफ ऑर्डिनेट्स इज 4 टाइम ऑफ एब्सिसा। जो ऑर्डिनेट है यानी कि जो y है वो है 4 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। y इज इक्वल टू 4x, ये हमें गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि जो a की वैल्यू है वो क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है -12। तो अगर हम यहाँ y की जगह -12 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू -3 मिल जाएगी। इसका आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा चैप्टर नंबर 3 से है। क्वेश्चन नंबर 6 भी चैप्टर नंबर 3 से है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 6 इज अ लाइन which is parallel to x axis at a distance 6. This is, let us check this. हमारे पास है y is equal to 6। तो y is equals to 6 ये हमारे पास इक्वेशन है। क्या मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 0x plus 1y is equal to 6? Yes, we can write it. तो अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं x एंड y की वैल्यू हम इसमें रखते हैं। ठीक है, आप x की वैल्यू 1 रखिए तो 1 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू 2 रखिए, 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू 6। इसकी x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखिए, y की वैल्यू हमेशा ही 6 ही आएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके ग्राफ के अंदर हमारे पास दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1,6, दूसरा आएगा 2,6, 3,6, 4,6, 5,6। तो अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये लाइन हमें x एक्सिस के पैरेलल मिलती है और जो कि 6 यूनिट दूर है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा इट इज पैरेलल टू x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से है ये, 4.4 एक्सरसाइज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 we have Nisha has had 10 chocolates. Let her brother borrowed 5 chocolates from her and Nisha had 4 chocolates. The above statement can be expressed in a linear equation is. तो हमें इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट बनानी है। निशा के पास टोटल उसके पास चॉकलेट्स कितनी है 10, उसके भाई ने उससे कितनी चॉकलेट ले ली y, तो उसके पास कितनी बची 4। तो एक आंसर आ गया हमारे पास 10 में से y उसने ले ली तो उसके पास बची 4। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर आ गया। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट द y एक्सिस एट विच पॉइंट। तो इसने कहा है कि y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट करेगा। अब y एक्सिस पर कौन से पॉइंट को कट करेगा, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। एंड y एक्सिस पर अगर ये कट करना चाहता है तो इसके लिए कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, या तो A ऑप्शन या C ऑप्शन। ठीक है, B और D में से तो आंसर हो नहीं सकता, तो या तो होगा A या होगा C। तो 2x + 3y = 6 हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x + 3y = 6। इसने कहा है कि y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 0, 2 × 0 + 3y = 6, दिस इज 0। तो y = 6/3 दैट इज 2। तो y की वैल्यू आ रही है 2, तो पॉइंट आ जाएगा 0,2। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, दिस इज 3x, तो ये भी कितना होगा, ये भी 3x ही होगा। और अगर ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि y = 3x।
हमें पता लगा कि यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3x है। अब ध्यान से देखिए कि जो y और x है ये एक लीनियर पेयर भी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की वैल्यू 3x, x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, 4x इज इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 45। ठीक है, अब x की वैल्यू 45 है तो y कितना होगा 3x, 45 इंटू 3, आंसर आ गया 135 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। एक बार इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स ऑफ द सेम ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज। तो इसने कहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स है उसका सम बचे हुए दो एंगल्स के इक्वल है, तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। ओके, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये था चैप्टर नंबर 6 से। तो ट्राइंगल्स की इसमें हमें कैसे पता लगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसने क्या कहा था, एक एंगल का सम बाकी दो के इक्वल है, तो तीनों का सम कितना होता है, आंसर इज 180 डिग्री। अब मान लेते हैं कि इसके जो एंगल्स है वो है x, y एंड z। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z, ये हमें गिवन है एंड हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम x प्लस वाई की जगह z लिखेंगे तो z प्लस z इज 180 डिग्री एंड z विल बिकम 90 डिग्री। तो ये आ गई हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास जो आया वो आया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x एंड एंगल y। तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज एंगल x प्लस एंगल y। तो हमें पता है दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ी है। 6.3 के अंदर इसके शायद कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो x प्लस वाई एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपसे इसमें x और y की वैल्यू पूछी जाती तो उसके लिए हमें एक एंगल और चाहिए था, बट दिस विल बी 80 डिग्री। ठीक है, अब x और y में से अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम इसको भी निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू। हमारे पास है एक ट्राइंगल ABC जिसके अंदर AB एंड AC इक्वल है और इसने कहा कि एंगल B जो है वो 50 है, ये वाला एंगल उसने कहा 50 है। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी वजह से इसके दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों एंगल का सम 100, तो ये कितना बच गया 80। एंगल सम प्रॉपर्टी सिंपल, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। हमें इसमें से बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो हमने जो पढ़ रखे हैं वो कौन से हैं, SAS, SSS, ASA and RHS. These four are the criteria to prove any triangle is congruent. तो यहाँ पर SSA नाम से हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द गिवन फिगर PS इज मीडियन। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि मीडियन जो है वो इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है। ठीक है, हमें ये पता लगा। और इसके साथ ही हमें गिवन है PQ एंड PR आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ बट ये मार्क है, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर PQ एंड PR इक्वल है तो ये बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना आ गया 45 डिग्री। तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हमें बताना है QPS, एंगल QPS। हमसे ये वाला एंगल ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सोचते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, क्या हम ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं।
जो हमारे पास एंगल है QPR, क्या हम ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं? अगर हमें ये पूरा एंगल पता लग गया तो हम इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये मीडियन है, तो मीडियन साइड के साथ साथ एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पूरे एंगल को निकालते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज ए ट्राइंगल, ये एंगल भी 45, ये भी 45, तो ये वाला एंगल कितना बच गया? ये बच गया 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका हाफ कितना बच गया? 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 7। ओके, नेक्स्ट इज हीरोन्स फॉर्मूला इज, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीरोन्स फॉर्मूला कौन सा होता है, तो वी हैव एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, प्लस में नहीं होते, इसमें एस है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब इसमें ए और डी ऑप्शन एकदम सेम है जी, बट इट्स ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a सेंटीमीटर। तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सभी की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इन्होंने साइड की वैल्यू जो दी है, साइड की वैल्यू हमें गिवन है 2a, सो दिस इज आवर आंसर। √3/4 इंटू 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, आंसर आया √3a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं हमारे पास ऐसा ऑप्शन है या नहीं, √3a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4। हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल उसकी साइड है 4, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस से हम इसको डिनोट करते हैं, एंड ये होता है a + b + c/2। तो इसकी साइड सारी की सारी इक्वल होती है, 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 2, 4 + 4 8 + 4 12, 12 का हाफ 6, तो इसका आंसर आ गया 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास द रेंज ऑफ द डाटा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट जो है रेंज, ये आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 14। तो रेंज ऑफ द डाटा, रेंज हम कैसे निकालते हैं? आंसर इज सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो हम इसमें देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 6 भी है, 5 भी है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5। ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू से, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो इसमें मुझे दिखाई दे रही है वो है 92। 92 से कोई छोटे ही है सब, 90 से कम है तो 92। तो 92 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? दिस विल बिकम 92 - 5, दिस इज 87। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। इन द क्लास इंटरवल 30, 40, 40, 50 द नंबर 40 इज इंक्लूडेड इन। तो आपको बताना है कि इसमें 40 किस में होगा। तो हमें पता है कि जो लोअर लिमिट होती है वो कंटेन करती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। 30 to 40 में 40 कंटेन नहीं करता, 40 to 50 में 50 कंटेन नहीं करेगा। 0 इज ए होल नंबर, दिस इज करेक्ट। ओके, नेचुरल नंबर दिस इज रॉन्ग, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल नंबर दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये 1.1 का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है। इज 0 ए रेशनल नंबर? If yes, write it into the p/q form. Irrational, it is also wrong. So answer आया first and third are correct. Yes, we have option number C. First and third are correct. Okay. इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर काफ़ी इजी है अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22. The points other than origin for which abscissa is equal to ordinate. हमें बताना है कि abscissa और ordinate आपस में इक्वल होने चाहिए अदर देन ओरिजिन। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें x तो होता है नेगेटिव, y होता है पॉजिटिव, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। 4 और -4 इक्वल नहीं। उसी तरह से इसमें होता है x एंड -y, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ओनली 1 इज करेक्ट, 1 and 2 are correct and 1 and 3 आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन हमारा फिर से यहाँ पर ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 4 से था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच लीनियर इक्वेशन। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो बच्चे इसमें देखिए क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। देखिए नीचे है ना ओनली 1 इज करेक्ट ओनली 2। बच्चे यहाँ पे शुरू में जोश में आ जाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन उसके OMR को फिल कर दिया। आपको इस चीज़ से बचना है। फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 7 होता है, दिस इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन तो है ही है, तो जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो ठीक होगा। या तो ए ऑप्शन हो सकता है, या बी हो सकता है, या डी हो सकता है। सी ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 5 माइनस 2 ऑफकोर्स 3 होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब बी और डी इन दोनों में से कोई ऑप्शन बच गया। ए और सी एलिमिनेट हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं। 2x प्लस 2y, x की जगह रखिए 5, तो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 y 40, 2 इंटू 2 4 और 10 14, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी और डी इन दोनों में से हो सकता है। लास्ट वाले को चेक करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, x की जगह 5 रखें एंड y की जगह हम 2 रखेंगे, तो इसमें आएगा 5 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 40, ये 9 होता है। तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन आ गया, ऑल आर नॉट करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ये कौन से था चैप्टर से था? ये भी चैप्टर नंबर 4 से था। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, this is from chapter number 7। तो AB is equals to PQ, this is correct। ठीक है, उसके बाद BC is equals to QR, ये भी सही है। एंगल B is equal to एंगल Q, ये भी सही है। एंड एंगल R is equals to एंगल C, ये भी सही है। तो इसका आ जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, in Heron's formula S stands for semi perimeter, that is B option is correct। सेकेंड ऑप्शन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये गलत है, पेरीमीटर तो P होता है। S stands for semi perimeter in Heron's formula। A plus B plus C where A B C are side of triangle, this is also correct। and sum of all sides, ये तो पेरीमीटर ही होता है, तो इसका आएगा सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। C option is right answer। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 26, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम 180 हो। तो 60 प्लस 30 90, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ये तो नहीं है। 45 45 ये भी 90 हो गया, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 90 180 ये भी सही है। 120 प्लस 60 ये भी सही है। तो इसका आ गया थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 to 32, these are assertion reason where A stands for assertion, reason are true and reason is the correct explanation, and you know these answer. So first question 27th, assertion root 2 is irrational, this is true, and a number is called irrational if it cannot be written as in the form of p by q, this is also true। so इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि दोनों के दोनों ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम रूट 2 को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसके अंदर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, द पॉइंट -3,5 एंड 5,-3 आर डिफरेंट पोजिशन, दिस इज ट्रू। एंड रीजन, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन xy इज नॉट इक्वल टू yx, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन ए कि बोथ आर ट्रू एंड विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29, a linear equation 2x plus 3y has unique solution, this is false। क्योंकि हमारे पास एक ही लीनियर इक्वेशन है तो इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमारे पास है 4.2 का भी हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर से 4.2 या 4.3 का ये क्वेश्चन है कि एक लीनियर इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर आएगा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता तब हमें चेक करना पड़ता कि दे हैव यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो वो चैप्टर नंबर 3 आता है क्लास 10th में, उसके अंदर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो दिस इज ट्रू। तो इसका आएगा assertion is false but reason is true, that is option number D। okay, question number 30, in the given figure AOB is a straight line। okay, तो हमारे पास फिगर जो है यहाँ नीचे काफ़ी धुंधली फिगर है, तो इसको मैं एक बार अलग शीट पर बना देता हूँ।
सो दिस इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम रीड करते हैं कि असर्शन इज इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज करेक्ट, हमें दिख रहा है इसमें स्ट्रेट लाइन है AOB, तो ये जो पॉइंट है ये O पॉइंट है। एंड इफ एंगल AOC 3x + 10 BOC is 4x - 26, then angle BOC is 86 degree. Okay, तो the sum of angles that form on a straight line is equal to 180। तो रीज़न तो इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीज़न तो हमें दिख रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो 180 होता है। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये एंगल सही है। 86 डिग्री इसकी वैल्यू 86 आती है या नहीं, एंगल BOC की वैल्यू। तो BOC की वैल्यू अगर 86 आ जाती है तो हमारी बात बन जाएगी। चलिए चेक करते हैं। 3x + 10 + 4x - 26 is equals to 180 डिग्री। 3x + 4x 7x, 10 - 26 16 is equals to 180 डिग्री। उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 7x is equals to 180 + 16, दिस विल इक्वल टू 196। और यहाँ से 7 इसके नीचे छलांग लगाएगा तो क्या ये 7 के टेबल पर जा रहा है, तो 7 2s are 14, बचा 5, 7 8s are 56, तो 28 आ रही है x की वैल्यू। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो 4x - 26, ठीक है, 4x - 26। अब या तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए या हम थोड़ा सा इसमें स्मार्ट मूव लगाते हैं। वो स्मार्ट मूव क्या रहेगा कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 28 + 28 - 26। बात तो एक ही है, 4 बार मल्टीप्लाई करने से या 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग एडिशन ही होता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर दिया और हमें पता है कि 28 होता है 14 का हाफ, तो 14 6 जा आपको 14 का टेबल फिर भी आता है एज़ कम्पेयर टू 28। और अगर 14 के टेबल में भी आपको इसमें आता है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 2 यहाँ से छीनेंगे तो ये बन जाएगा 6 × 14 + 28 - 26। हम यहाँ पर बोर्ड मास लगा सकते हैं। और अगर 14 का टेबल भी याद नहीं आ रहा तो हम इससे 1 और 2 उधार लेकर इसको दे सकते हैं, तो इट विल बिकम 12 7 + 2, 12 7s are 84, तो ये 86 ही आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिए, 86 आंसर ही आएगा। तो दिस बोथ आर ट्रू विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो असर्शन रीजन में पहले वाले का ऑप्शन हमारे पास आया ए, सेकंड वाले का भी ए, थर्ड वाले का ऑप्शन डी। तो जो पहला है असर्शन रीजन ये है चैप्टर नंबर 1 से। दूसरा असर्शन रीजन है ये है चैप्टर नंबर 3 जो ग्राफ वाला है, एंड चैप्टर नंबर 4 से है हमारा 29, एंड दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर लिखे हैं, बिट ऑफ दीज आर सप्लीमेंट्री, तो ये आ जाएगा चैप्टर नंबर 6। एंगल के बारे में हम उसी में जानते हैं, 25 के बारे में हमने लिख दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर corresponding angles are equal, this is true. 2 triangles are congruent if their shape and size are not same, this is false. अगर उनका शेप और साइज सेम नहीं है तो फिर वो कैसे होगा, तो इसमें आ जाएगा assertion is true but reason is false, चैप्टर नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 32 जो है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 4 and 5, इट्स एरिया इज 6 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये बात तो ठीक है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से तो इसका एरिया 6 ही आएगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, या फिर अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है मेरे पास वो है 3, बेस है 4, हाइपोटेन्यूस है 5, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू इट्स कोरस्पॉन्डिंग हाइट, दैट इज परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू 3 × 4, तो ये यहाँ से कट के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हाँ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे वो हमने रीड किए थे इसके अंदर कि both assertion and reason are true and it is the correct explanation, it is not the correct explanation, तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 दीज आर द पार्ट ऑफ केस स्टडी। तो हमारे पास है आदित्य परचेज 5 चॉकलेट्स फॉर x रुपीज़ एंड 10 टॉफीज़ फॉर y रुपीज़ ईच एंड टोटल मनी इज़ 200। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख गया कि 5x प्लस 10y ये उसका टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, कैसे पता लगा? देखिए, एक चॉकलेट की कीमत है x रुपीज़, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x। जैसे अगर एक चॉकलेट 20 की आती है, खैर इसका तो हाँ बजट 200 है तो आ जाएगी। तो अगर एक चॉकलेट 20 रुपीज़ की आती है तो 5 चॉकलेट कितनी की आएगी, अपने मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली टॉफ़ी के लिए भी हमने मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन 5x प्लस 10y। तो ये हमारा आ गया केस स्टडी जो है वो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सोल्यूशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने इसकी इक्वेशन बनाई 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू ₹200। इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले सकता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, दिस इज आवर इक्वेशन। तो 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200 and it will become x plus 2y is equals to 200 by 5. So our equation will be x plus 2y is equal to 40. तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो आप अगर इस टाइप का ऑप्शन हो तो उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज 20 रुपीज़ देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉफी। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आपको 20 रखनी है, तो आपको y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी। x की वैल्यू 20 रखेंगे, 5 इंटू 20 100 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 10। ठीक है, इफ आदित्य परचेज 2 चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ 5 चॉकलेट्स देन विच विल बी द राइट ऑप्शन टू रिप्रेजेंट। इसने सिर्फ चॉकलेट्स को 2 खरीदा है 5 की जगह, तो हमारे पास 2x। टॉफ़ी की कोई बात नहीं की तो 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 100, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये किसी भी इक्वेशन के अंदर नहीं आता। तो अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5y, यहाँ पर 2 है, इज इक्वल्स टू 200। और ये जब 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आया वो आया x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100। और ये ऑप्शन हमारे पास है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की जगह 2 रखेंगे तो इट विल बिकम 2 एंड x की जगह हम रखते हैं 2 प्लस y की जगह हम रखते हैं -1, तो दिस इज 3 इंटू -1 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। k उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू आती है -1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 टू 40। दिस इज ऑल्सो एक केस स्टडी और इसको देखकर हमें लग रहा है कि दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। ओके, तो इसने कहा है कि देयर वाज ए वाटर पाइपलाइन XY इंटरसेक्ट PQ, तो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल J। यहाँ पर जो D लिखा हुआ है इसका मतलब एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज 60। तो हम सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। ये 60 है तो ये वाला 60 होगा, कारण वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 60 है तो ये वाला 120 होगा, रीज़न लीनियर पेयर। अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 120 है तो C की वैल्यू 120 होगी, रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से D की वैल्यू भी 60 आ जाएगी, F की वैल्यू 60 आ जाएगी, E की वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल J। तो यहाँ पर है हमारे पास EJ जो है ये रहा 120 डिग्री। ठीक है, मैं इस पेपर को इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसको एक बार चेक कर सकें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल F। तो F हमारे पास है 60 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल D प्लस E। तो दिस इज E, दिस इज D, तो 180 डिग्री। एंड एंगल I इज इक्वल टू विच एंगल। एंगल I जो है वो 60 के भी इक्वल है, एंगल D के भी इक्वल है, एंगल D का ऑप्शन है। ओके, एंगल H के तो 120 है, एंगल E वो भी 120। ठीक है, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका पेपर था। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, एक बार आप इसको डाउनलोड करके खुद भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू।